आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, हालांकि इसमें मैं ढेरों लेक्चर्स ले चुका हूं, अनगिनत लेक्चर ले चुका हूं, लेकिन दोस्तों आज हम कुछ इंपॉर्टेंट की बात करेंगे। अच्छा आर्टिकल था टाइम्स ऑफ इंडिया का, क्या सरकार को एमएसपी देना चाहिए या नहीं। अब बीच का रास्ता है, समझ रहे हो, कोई एक्सट्रीम नहीं होता, ना कोई बहुत ज्यादा लेफ्ट है तो कोई राइट होता है, पर हमको ये समझना चाहिए कि अभी सरकार की कंडीशन क्या है और अभी फार्मर्स जो है वो क्या डिमांड कर रहे हैं। तो हम इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। जय जवान जय किसान, हमको ये नहीं भूलना चाहिए। तो बात करेंगे एमएसपी की और भारत की इस समय कंडीशन क्या है। मैं पीपीटी बाय पीपीटी चलूंगा और आपको बताऊंगा। अब आपको बता दूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीएससी जीएस पेपर 3 के लिए, ठीक है। तो बहुत शानदार तरीके से हमने एक छोटा सा क्रैश कोर्स निकाला है। आमतौर पे यूपीएससी के क्रैश कोर्स 30-40 हजार के होते हैं, बट हमने ये सिर्फ और सिर्फ 770 रुपए में निकाला है, जिसमें हम 200+ घंटे लाइव सेशन, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, सीसैट, एसडीएम ऋषि सर, वेरोनिका मैम, प्रशांत सर, हर कोई जो है वो आपको इसमें पढ़ाएगा। तो बहुत ज्यादा आपकी तैयारी जो है उसको बल मिलेगा। क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, लाइव क्लासेस, बच्चे वैसे बहुत खुश हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि किसान क्या डिमांड कर रहे हैं। देखिए वैसे तो उनकी 14 डिमांड्स हैं, ठीक है, बहुत सारी डिमांड है कि केस वापस होना चाहिए, जो अजय कुमार मिश्र हैं उनके बेटे वही लखीमपुर खीरी वाला, उनको सजा मिलनी चाहिए। डिमांड्स तो ढेरों हैं, लेकिन मेन डिमांड जो हमेशा से थी वो है एमएसपी। अब एमएसपी है क्या, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं। इसको कहता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है। देखिए क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारे यहां दिक्कतें थी। हम अमेरिका से गेहूं खरीदते थे। लाल बहादुर शास्त्री, जब 1965 वॉर हुआ तो अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने यह बोला कि ये जो थर्ड ग्रेड का जो गेहूं है, अमेरिका ने हमको देने से मना कर दिया। जो सबसे बकवास न्यूनतम क्वालिटी का गेहूं था वो हम खाते थे। तब लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, हम घर घर में खेत लगा देंगे। आप ये समझिए कि भारत एक ब्लेस्ड नेशन है ना। ज्योग्राफी में मैंने आपको बताया है किस तरीके से भारत की ज्योग्राफी कैसी है कि वो अपने आप में ही सुपर पावर है। हालांकि हम उसको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे, वो अलग बात है। तो अब यहां पे क्या हुआ कि जय जवान जय किसान का नारा लगा, व्हीट एंड राइस पे फोकस हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, एमएस स्वामीनाथन आए। तो सबसे पहले व्हीट पे फोकस किया गया, फिर राइस पे फोकस किया गया, इन दो क्रॉप्स पे फोकस किया गया, ठीक है। अब होता क्या है कि व्हीट और राइस पे एमएसपी दी जाती है, यानी कि 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट, हालांकि इससे पहले से ही सरकारी दुकानें चल रही थी। भारत में गरीबी है। अब इन गरीबों को जो जितने अगर आप देख रहे हो तो खाना देना है ना, वो हमारी जिम्मेदारी, हम उसको पहले उस लेवल पे लेके आएंगे। तो हमने सरकारी दुकानें बनाई है, ठीक है, कंट्रोलर कहते हैं इनको। तो वहां से क्या होता है, मतलब कंट्रोल्स कहते हैं। तो वहां से क्या होता है, सरकार अनाज देती है ना, मतलब किसान है, किसान से सरकार ने खरीद लिया व्हीट एंड राइस, किस पे, एमएसपी पे। अब इससे किसान को क्या मिल गया, किसान को मिल गई संतुष्टि। मतलब भाई परेशान मत हो, कुछ भी हो, तुम्हारा प्रोडक्शन हो ना हो, तुम्हारा क्रॉप डूबे, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम एमएसपी पे तुम्हारे जो है वो अनाज खरीद लेंगे। तो ये सरकार की तरफ से सिक्योरिटी है किसानों को। और उसके बाद सरकार जो है यही प्रोक्योर करके शॉप से लोगों को, मतलब एफसीआई जो है प्रोक्योर करती है, वो बेच देती है, ठीक है। मंडीज होती है, आपको पता ही है, एपीएमसी एक्ट, ये बहुत ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, बस आप इतना ही समझिए अभी। अब एमएसपी जो है, वैसे तो भाई देखिए क्रॉप्स तो 22-23 क्रॉप्स पे दिया जाता है, लेकिन व्हीट एंड राइस पे ज्यादा फोकस है। व्हीट एंड राइस पे गारंटीड है कि उस पे मिलेगा ही मिलेगा, बाकी पे नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पे किसान कह रहे हैं कि सारे के सारे जो क्रॉप्स हैं उन पे एमएसपी दो। अच्छा, अब अभी की अगर बात करें तो सरकार A2+FL फॉर्मूले पे चलती है। किसान कह रहे हैं कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट थी 2004 की, 2006 में भी उनको भारत रत्न भी मिला है, इस पे आप चलिए। अब इसका मतलब क्या है, C2+50 होता है, ये इनपुट कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री अगर एक किसान है तो उन्होंने बड़ी मेहनत से बहुत सारी कॉस्ट लगाई, 30-40 हजार मेरे लगे, मैंने लोन लिया। जो गरीब किसान होते हैं भाई देखिए 70-80% तो मार्जिनल और पुअर फार्मर्स है। तो मैंने लोन लिया या मैंने उधार लिया पैसा, अब वो पैसा मैंने खेती पे लगाया, मेरी इनपुट कॉस्ट आई। अब उसके बाद जो इनपुट कॉस्ट है, ठीक है, जो भी मेरी कॉस्ट लगी है, प्लस जो रेंट मैं दे रहा हूं फार्मर्स ओन लैंड का,
उसका 50 प्लस 50%, ठीक है, इसका मतलब ये C2 तो ये प्लस 50% इतना ज्यादा सरकार को देना चाहिए। दैट शुड बी द फॉर्मूला ऑफ एमएसपी। और एमएसपी 1.5 गुना ज्यादा मिलना चाहिए जो भी अभी है इसका। अभी सरकार A2 प्लस FL फॉर्मूले को यूज करती है, मतलब इनपुट कॉस्ट नहीं, जो जितनी भी किसान की कॉस्ट आई है, ऑल पेड आउट कॉस्ट जो दी गई है, और उसके बाद जो फैमिली लेबर लगा है। लेकिन यहां पे इस पे ज्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये शुरुआत से कैलकुलेट होगा। ये इनपुट है, ये आउटपुट पे अभी फिलहाल सरकार दे रही है, तो ये तो मांग है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और यहां पे कि एमएसपी जो है वो 1.5 गुना ज्यादा, जितनी भी पेड आउट कॉस्ट अगर आप दे भी रहे हो पेड आउट कॉस्ट इस पे, तो 1.5 गुना ज्यादा दो, तो अल्टीमेटली वो इस लेवल पे आ जाएगा, तो किसानों को दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहां पे दो साइड्स है। देयर इज नो पॉइंट अनाउंसिंग एमएसपी ऑन 23 क्रॉप्स। देखो, मेरा मानना यह है, जैसे किसानों को समझाना पड़ेगा और सरकार को भी समझना पड़ेगा, हर क्रॉप पे एमएसपी देने का कोई फायदा नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं, मैं ऐसा क्यों मानता हूं, मुझे लगता है कि एमएसपी देना चाहिए जरूरी क्रॉप्स पे, ठीक है। जैसे मैंने बहुत अच्छा आर्टिकल बताया था आपको, वीट और राइस, द हिंदू का बहुत शानदार आर्टिकल था। प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारा जो टेस्ट है वो बिगड़ चुका है, हम वीट और राइस खाते जा रहे हैं, हम मोटे होते जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। वीट और राइस पे हमको हटना पड़ेगा। इसकी वजह से अब देखिए क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि मेरी एक ऐसी जमीन है जहां पे फूल बहुत बढ़िया उग सकते हैं, फ्लोरिकल्चर अच्छा हो सकता है। अब फ्लोरिकल्चर का एक बहुत बड़ा मार्केट है, इससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। पर दिक्कत क्या होती है कि वहां पे क्योंकि वीट एंड राइस पे एमएसपी मिल रहा है, मैं उसमें वीट एंड राइस ही उगाऊंगा, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं सरकार को ये बताना चाहिए, और ये सरकार इसमें विफल रही है। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है कि सरकार को ये बताए, समझाए, किसान तो समझेंगे, उनको पैसा चाहिए भाई, तो ये बताए कि भाई अगर आप और क्रॉप्स पे जाओगे, हम उस पे एमएसपी गारंटी कर दे रहे हैं, वीट एंड राइस को हटा के अब हम इस पे गारंटी कर रहे हैं। मिलेट्स जैसे आने, मिलेट्स भाई सुपर फूड है वो एक, तो उसमें बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। यहां पे बोला जा रहा है कि हर 23 क्रॉप्स पे, देखिए ये हो सकता है पेपर पे रहे, वाई वुड फार्मर्स इन द स्टेट कल्टिवेट कॉटन और मस्टर्ड, क्योंकि अगर वो एमएसपी पे नहीं तो भाई कॉटन और मस्टर्ड जिसका बहुत बड़ा इंटरनेशनल मार्केट है, कॉटन से ब्रिटिश ने पूरे भारत को जीत लिया था सिर्फ कॉटन कल्टीवेशन करके। मतलब आप ये समझिए कि सोने की चिड़िया भारत कॉटन के बेसिस पे थी, और यही कॉटन पे अगर आपको एमएसपी नहीं मिलेगा तो सरकार क्यों इस पे उगाएगा, किसान क्यों इस पे उगाएगी। तो हमको ये समझना चाहिए कि एमएसपी 23 क्रॉप्स पे बजाय सिलेक्टेड क्रॉप्स पे अगर दे तो वो किसानों के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है और देश के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है, समझ रहे हो, तो ये चीज है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई, देखो किसानों को भयानक लॉस हुआ, भयानक लॉस हुआ। अब आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज का जमाना है, तो कब मौसम बदल जाए नहीं पता, तो इसीलिए यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है लीगल गारंटी फॉर ऑल क्रॉप्स। ये बता रहे हैं सेक्रेटरी बीकेयू स्वरूप सिंह, इनका कहना है। अब देखिए यहां पे प्रोफेसर सतीश वर्मा क्या कह रहे हैं, सिंस द सेंटर इज नाउ फेस्ड विद सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, प्रोडक्शन तो तगड़ा हो रहा है, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन भाई तगड़ा हो रहा है। Contrary to the food scarcity when MSP was introduced, it is not keen on legally binding MSP on all 23 crops. आप MSP कब दोगे? MSP इसलिए है ताकि किसान बच जाए, किसानों को बचाने के लिए MSP दिया जाता है। किसानों को कोई दिक्कत आए तो हम आपके क्रॉप्स खरीद लेंगे, लेकिन जब ऑलरेडी प्रोडक्ट सरप्लस है, सरप्लस में भी प्रॉब्लम है भाई, जब ओवर प्रोडक्शन होता है तो भी किसानों को पैसे होते नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी यहां पे हर क्रॉप पे MSP देना सही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रॉफिट में हैं, यह बताया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है भारत का कर्ज कितना है, इंडिया का डेट कितना है। तो भारत का जो पब्लिक डेट है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है ना। हम एक वेलफेयर स्टेट है, समझ लीजिए, हम एक कैपिटलिस्ट कंट्री नहीं है, और वेलफेयर स्टेट का हमेशा डेट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसको लोगों के बारे में सोचना है, ठीक है। तो भारत का जो पब्लिक डेट है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ गया है 2011 से 12 से लेकर अभी तक। 45 लाख करोड़ से अब हम 183 लाख करोड़ पे आ गए हैं, और ये भयावह सिचुएशन है। कुछ राज्यों की तो इतनी बुरी हालत है, एक रिपोर्ट आई थी कि अगर केंद्र उसको सपोर्ट ना करता ना तो श्रीलंका जैसे हालात हो जाते, समझ रहे हो। अब इट हैज बीन अ डिस्कंफर्टिंग लेवल ऑफ मोर देन 80% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी का 80% आप जो कमा रहे हो उसका 80% मान लीजिए कि आपको कर्ज चुकाना है। मान लीजिए कि आपको, जैसे आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, उसका 80,000 रुपए आपका कर्ज में जाएगा, और ये कर्ज आपका बढ़ता जा रहा है, तो आपके पास 20,000 बचा। अब यही कम पे ले आओ, 10,000 कमा रहे हो, 8,000 आपका कर्ज पे जाएगा, 2,000 आपको बचा,
ये तो क्योंकि जीडीपी की बात हो रही तो अरबों करोड़ों अरबों रुपए में है। तो आप ये समझिए कि यहां पे सरकार जो है उसका डेट बहुत ज्यादा है। आईएमएफ कह रहा है 64% या उससे जो डेट टू जीडीपी लोअर जीडीपी रेशियो है डेट। देखिए याद रखिए कि डेट हर देश का होता है, तो डेट टू जीडीपी रेशियो 64% या उससे कम होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन भारत आप ये समझिए कि इतने बड़े रिस्क पे है कि वो 100% क्रॉस कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ, भले ही हम इकोनॉमी बढ़ा दें, लेकिन ये बर्डन लगातार हम पे है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। देखिए, किसानों को कर्ज माफ कर दिया जाता है ना। मेरा मानना यह है कि आप किसानों को सपोर्ट दो तगड़ा, ठीक है, तगड़ा सपोर्ट दो। अगर आप किसानों को एजुकेट करोगे, सपोर्ट दोगे, तो वो सबके लिए, जैसे अमेरिकन मॉडल है या चाइनीज मॉडल है, तगड़ा सपोर्ट दीजिए आप। इससे क्या होगा, इससे किसान बढ़िया, एक तो उनकी लाइफ भी बढ़ेगी बढ़िया अच्छे से। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या होती है, यहां पे पॉलिटिक्स के चक्कर में तुरंत कर्ज माफ कर दिया जाता है। अब कर्ज माफ का किसानों पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं होता है। सरकार पे तो बर्डन पड़ता ही पड़ता है, किसानों पे भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बर्डन, मतलब दिक्कत है वहां पे। फिर उसके बाद अब जैसे ट्रैक्टर, मान लीजिए कि किसान ने एक ट्रैक्टर पे लोन लिया, जबरदस्ती उसको, भाई वो ठीक है, वो माफ कर दो आप, है ना। अगर जहां पे रियायत दी जा सकती है वो किसानों को दो, लेकिन जबरदस्ती रियायत देना ना, ये डेंजरस हो जाता है। ये सरकार के लिए भी डेंजरस है और किसानों के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। इंस्टेड आप उनको सपोर्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सपोर्ट पैसा माफ करके दिक्कत है ये बहुत ज्यादा। और ये इशू WTO में भी है। तो अगेंस्ट द बैकड्रॉप एंड एजिटेशन इज ऑन द मेक टू परचेज ऑफ आइडेंटिफाइड क्रॉप्स एट प्राइस लोअर देन अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज इलीगल। इंडिया इज फंडिंग अ सिग्निफिकेंट पार्ट 28% ऑफ इट्स एनुअल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द बोरोइंग्स। आप समझ रहे हो, मतलब आप ये समझिए कि जो उधार का पैसा है वो उसका 28% जो है, यानी कि 47 लाख करोड़ रुपए के आसपास हम खर्च कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल से इफ द डिमांड फॉर एन एमएसपी लॉ इज एक्सपेक्टेड, अब ये 10 लाख करोड़ यानी कि ये 55 लाख करोड़, मतलब 37-38% हो जाएगा। यानी कि आप ये समझिए कि बोरोइंग्स कम, आधा पैसा, आधे से थोड़ा सा कम पैसा हम इस, मतलब बहुत दिक्कत है, ठीक है, कि यहां 10 लाख करोड़ एडिशनल पैसा हमको यहां पे देना पड़ेगा अगर हम हर क्रॉप पे एमएसपी दे देते हैं। अभी देखिए कहां से पैसा आता है, रुपी कम्स फ्रॉम, सबसे पहले तो नॉन डेट कैपिटल रिसीट, जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट का मतलब ये होता है कि इसमें आपकी लायबिलिटी, आपका एसेट डिक्रीज होगा, ठीक है, बट आपकी लायबिलिटीज नहीं बढ़ेंगी, पैसा सरकार को मिलेगा, ठीक है ना। जो जैसे डिसइन्वेस्टमेंट जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए कोई सरकारी कंपनी है, उसके कुछ इक्विटी बेच दी। अब इक्विटी बेचने का मतलब ये है कि आपका एसेट डिक्रीज हुआ, आपका एसेट था, है ना। और आप जैसे आप ऐसा समझ लो कि आपका घर है, आपने घर बेच दिया, आपने लोन नहीं लिया, घर बेच दिया, प्रॉब्लम है तो घर बेच दिया, तो अब आपका क्या हुआ, लायबिलिटी तो कोई आई नहीं, लायबिलिटी तब आएगी जब आप लोन लोगे, एसेट आपका डिक्रीज हो गया। तो ये होती नॉन डेट कैपिटल रिसीट, जो 1 पैसा है, 100 पैसे का यहां पे पूरा ब्रेक डाउन दिया हुआ है। जीएसटी से 18 पैसा आपका आ जाता है, बोरोइंग्स उधारी से 28 पैसा आ जाता है, इनकम टैक्स 19 पैसा। तो अगर इसको जोड़ लो, ठीक है ना, तो 37 पैसे तो आपके, यानी कि 37% यहां से आ जाते हैं। कस्टम्स 4%, यानी कि अगेन मेन टैक्स ही 41 ये कर लो टोटल। यूनियन एक्साइज ड्यूटी और 5 जोड़ लो 46। नॉन टैक्स रिसीट जो टैक्सेबल नहीं रहता वो 7 पैसे, और कॉर्पोरेशन टैक्स यानी कि 60%, आधे से ज्यादा पैसा सरकार टैक्स से कमा रही है, ये हमको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेशन टैक्स, तो इतना पैसा अभी यहां से आ रहा है। और पैसा जा कहां पे रहा है, देखिए अदर एक्सपेंडिचर 9 पैसा, ठीक है। इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं वो 20 पैसा, बहुत ज्यादा है, अच्छा खासा जो इंटरेस्ट दे रहे हैं ना। देखिए सॉवरेन रेटिंग घटती है तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा। ये वही बात होगी क्रेडिट रेटिंग, जैसे हम भी है ना, हमारी क्रेडिट रेटिंग जाएगी तो हमको लोन क्या महंगा मिलेगा। पेंशन जो है वो 4 पैसा जो आपको दे रहे हो, सब्सिडीज आप दे रहे हो वो 6 पैसा, ठीक है। डिफेंस 8 पैसा, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस 20 पैसा, जो अभी काफी लड़ाई चल रही है कि हमको मिले नहीं, इसमें भी मैंने लेक्चर किया, आप देख लीजिएगा। फाइनेंस कमीशन 8 पैसा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8 पैसा, सेंट्रली सेक्टर स्कीम 16 पैसा, ठीक है ना। तो ये इतना ज्यादा, अब सबसे ज्यादा पैसा इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, और जो कि आपको स्टेट को शेयर देना, तो 40 पैसा, यानी कि 40% आपका यहां जा रहा है। सब्सिडी जो कि हम किसानों को देते उसमें ज्यादा नहीं, 6 पैसा जा रहा है। बाकी पेंशन तो चलिए छोड़ दीजिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें बहुत सारी, और सेंट्रली सेक्टर स्कीम जिसमें आप काफी किसानों की स्कीम भी आ जाती है, उसमें भी अच्छा खासा, मतलब 22 पैसा जा रहा है। तो ये हो रहा है, समझ रहे हो। चलो आगे देखते हैं। सो द करेंट वैल्यू ऑफ द प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रॉप्स एट देयर एमएसपी हैज मोर देन डबल्ड। अभी देखो करंट प्रोक्योरमेंट जो है वो दुगना हो चुका है।
1,06,000 करोड़ से 2,28,000 करोड़ पे हम खड़े हुए हैं। ठीक है, अभी की बात है 2022-23 तक। यानी कि एमएसपी जो प्रोक्योर हम कर रहे हैं वो दुगना कर रहे हैं, यानी कि एमएसपी का खर्चा हमारा बढ़ा है। ठीक है, द प्रोक्योरमेंट इज हेविली स्क्यूड। पैडी सबसे ज्यादा, राइस, अब वही मैं बता रहा हूं, राइस और वीट 45% शेयर, 24%। इसको मिला दो जरा बेटा, कितना हो गया ये 69%, यानी कि 70% आप सिर्फ वीट और राइस पे दे रहे हो, बाकी मेज है 9% पे। इसको भी मिला दो, कितना हो गया 79%। अब 23 क्रॉप्स है और बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स है जिन पे बहुत कमाल हो सकता है, धमाल हो सकता है, मालामाल हो सकता है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। So agreeing to the demand for a legal guarantee for all 22 crops under the MSP regime carries the risk of aggravating risk debt situation। तो सिंपल सी बात है कि अगर ऑलरेडी डबल हो गया है सिर्फ 2 क्रॉप पे एमएसपी देने में, और अगर 22 क्रॉप पे एमएसपी दिया तो हमारी डेट सिचुएशन जो है वो और ज्यादा खराब हो सकती है और इकोनॉमिक चैलेंज आ सकता है। और मुझे लगता है सरकार को यह बताना चाहिए किसानों को। ठीक है, पीपीटी वाइज हो सकता बताया, हो सकता नहीं, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन उनको चीजें समझानी चाहिए कि ये देखिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो डेट क्राइसिस, पब्लिक डेट और द डेट ऑफ द गवर्नमेंट इज द, अच्छा ये तो चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं डेट क्राइसिस क्या होता है, इसमें तो अब आपको समझना नहीं है। ठीक है भाई, कर्ज है, सिंपल सी बात है। ठीक है, जो आप जितना खर्च कर रहे हो उससे ज्यादा अगर आप पैसा ले रहे हो, चाहे डोमेस्टिक से ले रहे हो, मतलब घर से ले रहे हो, बाहर से ले रहे हो, वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये तो चलिए ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, पीपीटी में आपको दे दूंगा। अब हाई बोरोइंग्स मतलब क्या है, आपको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। और ज्यादा पैसा, जैसे आप पहली बार पैसा लेने गए, ठीक है, अब आपको एक बार पैसा दे दिया, बोला कि ठीक है बेटा तुम 2% इंटरेस्ट पे दे देना, फिर आप पैसा लेने पहुंच गए, बोले ठीक है चलो 2%, फिर आप पैसा लेने पहुंच गए, अजीब आदमी है, पैसा पे नहीं कर रहा, बस बोरोइंग्स लिए जा रहा है, तो बेटा आप तुम 5% पे दो। तो इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा बोरोइंग्स आप लेते जाओगे उतनी रेटिंग खराब होती जाएगी भाई आपकी। ठीक है, आप ये भी तो समझो। तो यहां पे जो इंटरेस्ट पेमेंट जो अभी हमने दिखाया वो समझिए, अगर जीडीपी की बात करें तो 5% और रेवेन्यू का 25% है। इसीलिए हमको बहुत ज्यादा हाई फिजिकल डेफिसिट देखने को मिलते हैं कि सरकार के पास कम पैसा है, जिसकी वजह से आपकी बोरोइंग्स कॉस्टली होती जाती है, क्योंकि आपकी रेटिंग घटती जाती है हाईएस्ट, कि भैया इसको तो ज्यादा इंटरेस्ट पे दो, रिस्क ज्यादा है इसलिए। और यही देश जो है वो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक के लिए मुर्गी होते हैं, सोने की मुर्गी होते हैं कि खूब पैसा इससे कमाएंगे। बैंक सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, आपको पता है, बैंकिंग बिजनेस। अब पेटीएम पे मत जाइएगा, ठीक है, तो ये चीज है। चलिए, अच्छा जापान ऑलरेडी रिसेशन में, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं बता दूं, वो ऑलरेडी स्लिप हो गया है। तो आरबीआई ने बताया है, देखिए कि 100% से ऊपर जा सकता है और ये अच्छी बात नहीं होगी। डेट बर्डन आप देख सकते हैं ईयर बाय ईयर कितना ज्यादा है। इन जनरल जो है, देखिए हम यहां पे इस समय खड़े हुए हैं, ठीक है ना, 82.4 पे हम खड़े हुए हैं, और वैसे ये 75 से शुरू हुआ, तो ये लगातार जो है वो बढ़ता ही गया है। ठीक है ना, अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे ब्रेकअवे दिया है, ब्रेक दिया, आप देख सकते हैं। एक्सटर्नल तो हम 18.5 पे, मतलब ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ज्यादा डेट मतलब डेट टू जीडीपी रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, और ये जनरल भी बढ़ गया है, ठीक है, मतलब जो सब अगर आप कंक्लूड कर ले, ठीक है, तो ये समझिए। तो अब यहां पे क्या दिक्कत है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एकदम से ये हमको पता ही है कि भाई सॉवरेन रिस्क बढ़ेगा। भाई देखो, दुनिया कोविड से जूझ रही है, वॉर से जूझ रही है, तो ये तो होना ही है। और अब भारत में दिक्कत है, आईएमएफ ही कह रही है, ठीक है, अनसिक्योर्ड रिटेल लोन से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल सेक्टर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि दुनिया के साथ साथ हमारे लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो भारत का डेट बर्डन की बात करें तो वही आईएमएफ ने वही बताया था कि भारत का डेट बर्डन काफी ज्यादा जा सकता है, ठीक है ना। तो जो एफआरबीएम एक्ट बोला था कि भाई 20% तो नहीं होना चाहिए इससे ज्यादा, लेकिन भाई यहां तो एफआरबीएम का प्लेन बना के उड़ा दिया है कि नहीं नहीं एफआरबीएम तो, क्योंकि पैसे तो चाहिए आपको, हर किसी को। इस देशों के हालात बहुत बुरे हैं। भारत कभी रिसेशन में नहीं जाएगा, उसका रीजन है क्योंकि भारत में 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और भारत की हमेशा इकोनॉमी चलती रहेगी। भाई आज अगर मैं इंजीनियर नहीं हूं तो कल कोई बात है, कल गोलगप्पे का ठेला लगा लूंगा, शायद उससे ज्यादा पैसे कमा लूं, है ना। तो भारत में अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बहुत बड़ी मार्केट है, मतलब सबसे बड़ी मार्केट है। ऑर्गेनाइज सेक्टर से बड़ा भारत का अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो इसीलिए भारत की इकोनॉमी पहिया चलता रहेगा। वो हो सकता है सामने आपको ना दिखे, बट पर्दे के पीछे चलता ही रहता है, ठीक है। तो ये भारत के साथ एक एडवांटेज है। ओके, तो ये चीज फिस्कल एफआरबीएम एक्ट इसीलिए लाया था ताकि चीजें जो है वो इंप्रूव हो। अब देखते हैं कि वाजपेयी गवर्नमेंट जब आई थी 2003-2004 में, ठीक है, तब यहां पे पब्लिक डेट जो था वो 84.4% जीडीपी था, ठीक है। अभी जब 2018-19 की बात करें तो 70.4% है, लेकिन अभी फिर हम यहीं पे खड़े हुए हैं।
जब मनमोहन सिंह की सरकार आई 2010 तो 66.4% तक आ गया था। मनमोहन सिंह फिर 2013-14 जब छोड़ के गए तो भी उतना ही था। फिर नरेंद्र मोदी की जब पहली सरकार तो यह बढ़ा, और अभी भी हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो अच्छा खासा है। तो आप देख सकते हैं अभी हम 82.4 पे खड़े हुए हैं, और वही बताया कि 100% से ऊपर गया तो ये बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है भारत के लिए। कौन रिस्पॉन्सिबल है बताइए? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये, हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल। सबसे बड़ी बात ये देखो, केंद्र है। अब देखिए डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो बढ़ता जा रहा है, और मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा सेंटर जो है वो कर्ज ले रहा है। एक्सटर्नल से भी कर्ज है, लेकिन सेंटर डोमेस्टिक। तो एफआरबीएम एक्ट के हिसाब से जो सेंटर की टोटल अंडरस्टैंडिंग है वो 40% से ज्यादा एक्सीड होनी नहीं चाहिए, बट अभी ये 56% से ज्यादा एक्सीड हो गई है। ठीक है ना, 16% ज्यादा है ये। ठीक है, और 1% का हेरफेर यहां पे करोड़ों में बात होती है। भारत के इंटरनल डेट की बात करें तो अभी भारत का इंटरनल डेट 164 लाख करोड़ के आसपास है। आप समझ सकते हो, ये 2019 में था 100 लाख, और इतना ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि 55.4% ऑफ इंडियाज जीडीपी। इंटरनल जीडीपी 49.6 से सीधा 55.4 पे आ गया। एक्सटर्नल की बात करो तो एक्सटर्नल भी ज्यादा एक्सटर्नल नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी वो 8 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। ठीक है ना, यानी कि 2.7% ऑफ द जीडीपी। इसको अगर आप निकाल लो तो 67% तो खाली इंटरनल और एक्सटर्नल डेट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आप डेट देखिए, पैसा आपको, मैंने क्या बताया, पैसा आपको चाहिए, देयर इज नो वे, है ना, और सरकार चलाने के लिए तो चाहिए ही चाहिए। आपने इतनी पब्लिक स्कीम्स अनाउंस करके रखी, उसके लिए भी चाहिए। इसीलिए सरकार इस समय कह रही कि भाई सब्सिडी को छोड़ो, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। देखो भाई क्या हुआ है ना कि यहां बहुत दिक्कतें हैं। ठीक है, हमको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। कुछ जगह पे तो आपको प्राइवेट प्लेयर्स पे लाना पड़ेगा। अब पूरा प्राइवेटाइजेशन नहीं करिए, पर थोड़ा बहुत प्राइवेटाइजेशन, जैसे अब बिजली सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम सेक्टर है, उसमें अगर प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो जेन्युइनली बहुत ज्यादा मदद होगी। आप ये समझिए कि जो काम करेगा ना वो आगे जाएगा, बस आप इतना समझिए। अगर हम दिन रात बहुत शानदार, हालांकि आपको बता दूं काम तो सरकारी वाले, अब देखिए सरकारी इज द नेक्स्ट प्राइवेट, तो खाली कहने को है, लेकिन सरकारी अभी एक लोको पायलट का लेटर बहुत वायरल हुआ था कि थोड़ा सा टाइम दे दीजिए ताकि मैं जहर खा लूं, क्योंकि 20-20 घंटे मुझे ड्यूटी करनी पड़ती है। कांस्टेबल पे इतना बवाल हुआ, अभी मैं लेक्चर करूंगा तो कांस्टेबल को लेके भाई 7 दिन आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो इट्स माइंडसेट, हालांकि भारत स्टार्टअप की तरफ जा रहा है, बट इस माइंडसेट से कहीं ना कहीं हमको भी हटना होगा। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो अब यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट मेंबर के पैनल में से मिस्टर गुलाटी, बहुत बड़ा नामची नाम है इनका, उन्होंने बताया कि फार्मर्स हैव बीन डिमांडिंग एमएसपी फॉर 15 ईयर्स। 15 साल से वो हर क्रॉप पे एमएसपी डिसाइड वो कर रहे हैं। 2006 में रिपोर्ट जो है वो फाइनल की गई थी, स्वामीनाथन रिपोर्ट जिसको बोला जाता है। तब कमिटी ने यहां पे, उस समय कांग्रेस सरकार ने कमिटी बैठाई थी। अब उन्होंने कहा क्योंकि ये देखिए इकोनॉमिकली नॉट फीजिबल है, इकोनॉमिकली सही नहीं है, क्योंकि ये इसमें थे, तो इन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार की। इकोनॉमिकली फीजिबल ना होने के कारण हम इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, सो दे हैव बैक्ड सरकार का स्टैंड कि भाई देखो, हम इफ नॉट एग्रीइंग विद स्वामीनाथन कमीशन प्रोपोज्ड एमएसपी फॉर्मूला, तो जो एमएसपी मतलब एमएस स्वामीनाथन का देना तो ये चाहिए। आइडियली एमएस स्वामीनाथन ने जो बोला था, और किसान जो मांग कर रहे हैं वो वैलिड मांग है, वो गलत मांग नहीं है, लेकिन बात यह है कि सरकार क्या इतना पैसा दे सकती है, बात यहां पे अटकती है। समझ रहे हो, क्या इतने पैसे देने के हम कगार पे हैं, हम मतलब इतना अफोर्ड कर सकते हैं, कितना पैसा दे दे, ये यहां पे मेन चीजें जो है वो अटक रही है। ठीक है, सो द इकोनॉमिक लॉजिक, फ्री फूड लगभग 51 करोड़ ये दिया गया था कि भाई इतने लोगों को, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है तो लगभग 82 करोड़ लोगों को हमको फ्री में खाना खिलाना पड़ता है। पीएम गरीब कल्याण योजना लॉन्च की थी 2020 में, ताकि जो लॉकडाउन लगे हैं उससे जो है वो हम लड़ सके और हर किसी को कम से कम खाना जो है वो मिलता रहे, ये जरूरी था। ठीक है ना, फिर उसके बाद फ्री फूड प्रोग्राम जो सरकार चला रही थी वो नवंबर 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया। अब उसकी भी कॉस्ट 11 लाख करोड़, यानी कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो वेलफेयर स्कीम है, ठीक है, जो सेंट्रल स्कीम चलाती है, जो लोगों का ख्याल रखती है, सब्सिडीज देती है, उस पर खर्चा जाता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, देखिए ये चीज तो चलती रहेगी एमएसपी, सोल्यूशन ये है कि कुछ भी करके जो हमारा पब्लिक फोर्स है हमको उसको स्किल्ड बनाना पड़ेगा। समझ रहे हो, देखो सिंपल सी बात है, जो अमर्त्य सेन की बहस चली थी, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, तो उन्होंने एक चीज, अगर मैं आज किसी इंसान को खाना खिला रहा हूं, वो कल आके फिर मुझसे मांगेगा। बेस्ट ये है कि उसको बता दो ना
कि कैसे खाना जो है वो पकाया जाता है और कैसे खाना के लिए पैसा कमाया जाता है। अगर मैं मछली पकड़ना किसी को बार बार मछली खिला रहा हूं तो फिर आके उससे मांगेगा बता दो कि मछली कैसे पकड़ते हैं। तो बेस्ट यही है कि हम साइंस पे ज्यादा फोकस करें, एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करें, और चलो जो हो गया सो हो गया, लेकिन स्किल पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, समझ रहे हो, जिसपे बहुत ज्यादा कमाल हो सकता है, जो चाइना करता है, ठीक है ना। तो अब ये क्या होता है, जैसा कि जो इतना ज्यादा बर्डन है तो सरकार प्रोक्योर करती है, एफसीआई के थ्रू प्रोक्योर करती है और एमएसपी पे प्रोक्योर करती है। हर क्रॉपिंग सीजन पे एमएसपी अनाउंस होता है और उसके बाद फिर लोगों को ये खाना जो है वो दिया जाता है। सो इट इज इंक्रीज्ड 761.40 से कितना बढ़ गया है 1062। खैर ये तो मैंने को बताया था अभी जस्ट कि 2 गुना ज्यादा एमएसपी का प्राइस बढ़ गया है और प्रोक्योरमेंट भी इतने मेट्रिक टन से इतने मेट्रिक टन पे पहुंच गया है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.06 लाख करोड़, 2 गुना। तो ये चीजें हमको समझनी पड़ेंगी। So it's an unsigned note given by the government official earlier this month. The estimated additional economic burden 10 लाख करोड़ के आसपास पहुंचेगा, ठीक है। तो अब ये चीज किसानों को आप बताइए। अब किसान कह रहे हैं कि देखिए हमको ये आप 15 साल से चिपका रहे हो, इसमें हमारी गलती तो है नहीं, आपकी गलती है। आप सॉल्व करोगे, हम सॉल्व करोगे। अगर आप दूसरों को पैसा दे रहे हो उसमें हम क्यों पिसे? हमको तो दिक्कत है क्योंकि भाई हम खेतों में हैं इसलिए आपको खाना मिल रहा है, सिंपल सी बात है। कहते हैं ना कि जब भी आप खाना खाओ यू शुड थैंक अ फार्मर, क्योंकि उसने दिन रात एक करके जो है वो आपके लिए काम किया है। बट अगर सुसाइड रेट फार्मर्स की देखिए तो बहुत ज्यादा है, बहुत मुश्किल है। ये काफी मूवीज में भी दिखाया गया है एंड दैट इज राइट, ठीक है। टोटल सब्सिडी जो सरकार देती है एग्री फूड स्पेस में वो 5 लाख करोड़ के आसपास आती है। फर्टिलाइजर पे हमको सब्सिडी मिलती है, बहुत डैप पे सब्सिडी मिलती है, बिजली पे सब्सिडी मिलती है। अब देखिए भारत में एक अंडरग्राउंड क्राइसिस है। अब जैसे किसानों की एक मांग ये भी है कि 2019 का एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट उसको आप अमेंड करिए, बट यहां पे क्या है कि एक अंडरग्राउंड क्राइसिस खड़ी हुई है कहीं ना कहीं। जैसे क्या होता है कि कई बार इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन अगर हम फ्री में बिजली देते हैं तो उसका यूज कैसे हो रहा है। जैसे अब ओवर यूज हो जाता है कई बार पानी का, अब वो चल रहा है, पानी निकलता जा रहा है खेतों में। ये सारी चीजें ना मैंने क्या बताया कि आपको यू नीड टू एजुकेट अ फार्मर। आपको देखिए हर किसान ऐसा नहीं है, बट आपको जाना पड़ेगा, फील्ड में काम करना पड़ेगा, सरकार को ये चीजें करनी पड़ेंगी ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, हर तरीके से बढ़े, ठीक है ना। तो ये चीज है। सो 2.1 लाख करोड़ एज फूड सब्सिडी एंड 1 लाख करोड़ एज फर्टिलाइजर सब्सिडी। पावर सब्सिडी आप देख सकते हैं जो बिजली की सब्सिडी दी जाती है तो वो भी अच्छा खासा 27 ऑफ हुम एक्सटेंड दिस बेनिफिट टू द क्रॉपर्स। राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, यहां पे सबसे ज्यादा पावर सब्सिडी दी जाती है। द क्यूमुलेटिव एनुअल पावर सब्सिडी पैसे में आप देख लीजिए 60,000 करोड़ से 65,000 करोड़ तक पावर सब्सिडी किसानों को दी जाती है क्योंकि किसानों के पास बिजली फ्री होती है। योगेंद्र यादव आप देख सकते हैं द गवर्नमेंट, ये तो चलिए योगेंद्र यादव ने बोला कि इट अगेन रेजेस द बोगी ऑफ 10 लाख करोड़ बजट एक्सपेंस। दिस इज अ लाई। एमएसपी गारंटी डज नॉट मीन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल प्रोड्यूस। वी हैड प्रपोज्ड दिस लाई 2 years ago. हियर आर द एक्सट्रैक्ट। तो ये योगेंद्र यादव जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूं, ठीक है, उन्होंने बहुत शानदार तरीक बताई है कि भाई देखो ये सब जो सरकार बता रही इतना बर्डन बढ़ जाएगा, हमको हर क्रॉप पे नहीं चाहिए। देख सकते हैं आप हमने किस किस पे बोला है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो वही बोला है कि भाई देखो एमएसपी लॉ है, इट कैन बी एंटी फार्मर। नॉर्मली द प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय द डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस डिसाइड होते हैं, ठीक है। एमएसपी के भी प्राइसेस डिसाइड होते हैं। इफ द एमएसपी इज मेड लीगल, अज्यूम अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज 100 बट द डिमांड इज 70, देन व्हाट विल हैपन। तो सिंपल सी बात है कि मान लो कि जैसे अब एक कोई पर्टिकुलर कमोडिटी है, कॉटन ही है, अब अगर मान लो कि उसकी डिमांड 100 है, मतलब उसकी सप्लाई जो है वो 100 है, ठीक है, बट द डिमांड जो है वो 70 है, तब भी आपको लेना तो पड़ेगा। नोबडी विल टच द रिमेनिंग 30। सिंपल सी बात है, इट विल स्टे विद द फार्मर। व्हाट विल यू डू, व्हाट कैन दे डू? ये एक वैलिड पॉइंट है। बिकॉज इफ आई बाय एट अ प्राइस लोअर देन एमएसपी, आई मे बी पुट बिहाइंड द बार्स। So the issue is simple. When the prices are low, the demand is high. When the prices are high, the demand is low. Simple सा कंसेप्ट है, ये तो हम सभी को पता है कि भाई जब डिमांड हाई होती है तो भाई प्राइसेस जो है वो लो होते हैं, है ना। और जब डिमांड जो है, द प्राइसेस हाई होते हैं तो डिमांड लो होते हैं। भाई अगर आज एप्पल के फोन की शॉर्टेज हो जाए तो उसकी एकदम से प्राइसेस ऊपर जाएंगे क्योंकि उसकी डिमांड है, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस आ रहा है, मतलब हर जगह हर गली नुक्कड़ पे, तो उसके प्राइसेस नीचे जाएंगे। तो वही यहां पे किसानों के साथ भी है और वही यहां पे एमएसपी के साथ भी है, ठीक है ना। सो डिमांडिंग लीगल एंड इंप्लीमेंटिंग दैट ऑल ओवर द कंट्री फॉर 23 कमिटीज, इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा इन्होंने बोला है, गुलाटी साहब ने बोला है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं,
अब देखिए हाउ मच एडिशनल बर्डन द गवर्नमेंट विल हैव टू बियर। अब यहां पे देखिए प्राइवेट प्लेयर्स का एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि यहां पे किसानों ने उसको बोला था कि प्राइवेट प्लेयर्स मतलब मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा जो पिछले फार्म लॉ थे, और प्राइवेट प्लेयर्स यहां पे डोमिनेट करेंगे। ये हो सकता है, इट इज अ बिग पॉसिबिलिटी। सरकार इससे पूरी तरीके से हाथ नहीं खींच सकती। मुझे लगता है स्ट्रैटेजिक तरीके से सरकार को इसको देखना पड़ेगा। अगर आप सब कुछ प्राइवेट को दोगे तो प्राइवेट मतलब पैसा, कैपिटलाइजेशन, तो वहां दिक्कत होगी। आप एक बात बताओ कि पहले यह बोला गया था कि हम जो हैं अमीरों को खूब पैसा देते हैं, ये अमीर हो जाएंगे और ये जो इनके पास इतना सारा वेल्थ है ये गरीबों को बांटेंगे, ऐसा बोला गया था। बहुत पहले की बात है जब कैपिटलाइजेशन शुरू हुआ था, कैपिटलिज्म। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, घंटा। यहां पे पैसे खाली अमीरों के पास रह गए, उन्होंने गरीबों को बांटा, तब कार्ल मार्क्स आ गए, बोला कि ऑल द लेबर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, पूरी दुनिया के लेबर्स आ जाओ, जोड़ जाओ, ऐसी की तैसी कर दो। तब हुआ ये। तो अगर आप बहुत ज्यादा अमीरों से उम्मीद करते हैं तो ये मतलब कुछ है, जैसे रतन टाटा हो गए, ये सब है, ये रियल मसीहा है, बट हर अमीर वैसा नहीं है। ठीक है, कि गरीबों की मदद करेगा अपने पैसे से। पैसा एक ऐसी चीज है ना जो अच्छे अच्छे इंसान को करप्ट कर देता है। सो व्हाट इज सर्टेन इज दैट द गवर्नमेंट विल हैव टू आइदर बोरो मोर मनी और इंक्रीज द टैक्स बर्डन ऑफ द पीपल। अब ये टैक्स बर्डन जो है वो आम आदमियों के ऊपर जाता है, स्पेशली मिडिल क्लास के ऊपर। ठीक है, कितने लोग टैक्स देते हैं आप बताइए? हमारे यहां हमारी जो पॉपुलेशन है 10% से टोटल उससे ही नीचे ही है। बहुत सारे लोगों पे तो टैक्स ही नहीं लगता। क्यों लगेगा? उनके पास उतनी इनकम ही नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ सरकार मिस कर रही है। ऐसी बहुत सारी जगह स्कूलों पे टैक्स लगाओ, तगड़ा टैक्स लगाओ, जो अमीर स्कूल हैं। मैंने देखा है कई लोग जो हैं वो ठेला लगाते हैं, बहुत जबरदस्त आमदनी है उनकी, कई लोगों की दुकानें हैं। इनकम टैक्स एक जगह यहां पे रेड मारने गई, पत्तल गिन रही थी वो, मतलब आधे घंटे लगे उनको कचौड़ी लेने में, उसने आज तक कभी टैक्स नहीं दिया। तो इन सारी चीजों को लो धरो, लेकिन इसके लिए आपको स्टाफ की जरूरत है, और स्टाफ के लिए आपको रिक्रूटमेंट की जरूरत है। अब उस पर भी सरकार पे बर्डन पड़ता है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा अगर ये चीजें सॉल्व होंगी तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो ये एक बिगर प्रॉब्लम हो जाएगी इकोनॉमी पे। तो यहां पे ये दिक्कत है कि अब सरकार कब तक रहे, कहीं ना कहीं तो प्राइवेट को लाएगी, ताकि भाई अब हमारा बर्डन तुम रखो। लेकिन अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए तो वही मैंने आपको बताया कि हो सकता है ये दिक्कत हो जाए और हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाए, बट किसान इसके लिए रेडी नहीं होंगे, आप ये समझिए, क्योंकि उनकी हालत ऑलरेडी बहुत बुरी है। The mass market segment driven by the lower middle class is struggling. This is not surprising given that reports in December India's household saving hit. अब जो हमारी सेविंग थी पिछले 50 साल में, जो घर घर सेव करते हैं ना, वो सबसे लोएस्ट थी। 11.5% से सीधा 5.1% तक थी ये। तो जहां पे पिछले कोविड जब आया था तो 11, और अभी ये सीधा 5% पे नीचे गिरी है। यानी कि देखो ये कॉन्फिडेंस साइन नहीं है, ठीक है, कि एकदम हमारी सेविंग नीचे जा रही है, और जब सेविंग नीचे जाती है तो इंसान और बचाता है। ठीक है ना? सो गवर्नमेंट पुश की बात है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, बट ये राइज नहीं हो रहा है। यही तो दिक्कत है ना। वही जो मैंने आपको अभी एग्जांपल देखी, बोला तो था कि प्राइवेट के पास पैसा है तो वो इन्वेस्ट करे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। फ्रॉम अ हाई ऑफ 31% इन 2011 इट फेल टू 22%। ठीक है, तो ये चीज है, समझना पड़ेगा। अब ये स्टैटिस्टिक्स जो प्राइवेट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल ये फॉर्मेशन है वो 103% था 2018-2022 के लिए, और अभी 2013 मतलब इसके पहले तो 11.5% था, अब ये 103% तो बड़ा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉइंटेड टू साइड ऑफ रिवाइवल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन सेइंग दैट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाज ग्रोइंग एट 7%। निर्मला सीतारमन जी ने तो बोला, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर 7% से हमारा जो है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। एक बहुत अच्छी किताब है, सुभाष चंद्र गर्ग जो कि सेक्रेटरी थे, वी मेक पॉलिसी, वो आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है ना? तो 17 लाख करोड़ से ये बढ़ा है 23 लाख करोड़ तक पिछले 5 सालों में। ये यहां पे फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है। गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज ट्रिपल्ड टू 11 लाख करोड़, इतना ज्यादा है। ठीक है, जो इनका एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा ये जो कर रहे हैं। दिस बर्डन इन द एब्सेंस ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू सस्टेन द इकोनॉमिक इज वन ऑफ द मेन रीजन बिहाइंड द राइजिंग पब्लिक डेट। तो जब तक प्राइवेट पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं होगी तब तक है। जापान और यूके की हालत आप देख ही रहे हैं। ठीक है ना? ये ऑलरेडी रिसेशन में आ गए हैं, तो ये चीज है। तो अब हमको क्या कर रहे हैं, जो वही मैंने आपको बताया। इसमें सरकार जो है वो किसानों से बात करे भाई, बताए, और किसान भी बताए। मतलब एक मिडिल ग्राउंड अगर हम पहुंचे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना? कि किसान भी समझे और सरकार भी समझे कि हाँ ये चीजें हैं, क्योंकि साथ में ही बढ़ना है। एक्सपर्ट्स गुलाटी हैव सजेस्टेड दैट क्रिएशन ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, 20,000 करोड़ का प्राइस स्टेबलाइजेशन, कुछ भी हो जाए इतना प्राइस तो है ही है, फॉर फार्मर्स एंड लेटिंग द मार्केट डिसाइड द प्राइसेस ऑफ ऑल द फार्म प्रोड्यूस, नॉट ओनली आइडेंटिफाई द MSP crops instead of guaranteeing MSP based procurement of the identified crop
फंड शुड कवर ऑल द क्रॉप्स ऑन फार्मर्स, ये अच्छा है। एक इस तरीके का प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बना दो जो सारे क्रॉप्स को कवर कर ले। एमएसपी से ज्यादा बेटर आइडिया ये हो सकता है, बट अगेन इस पे क्या किसान मानेंगे, ये एक बड़ा, तो देखेंगे आगे क्या हो रहा है। अभी तो फिलहाल आंदोलन चल रहा है, लेकिन मैंने आपको इस समय की हालात बता दिए कि क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो ये लेक्चर था, बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेयर करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।